सर इसमें बच्चों का बहुत ज्यादा ये वाला क्वेश्चन भी होता है कि कोचिंग ले या सेल्फ ही पढ़े। या सर रियली योर एफर्ट्स आर कमेंडेबल एंड आई विल श्योरली रिकमेंड योर ऑल योर अपलोडेड वीडियोस टू एवरी स्टूडेंट कि देखने ही चाहिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा, बेसिक्स क्लियर होंगे और सर बहुत ज्यादा अच्छी मदद कर रहे हैं बच्चों की। मैं सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ सर आपकी। एवरीवन, हियर यू वाचिंग डॉक्टर विपिन कुमार। और आज का वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाला है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो आईसीआर जेआरएफ एग्रोनॉमी से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हैं आयुषी पालीवाल, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक सेकंड सिक्योर किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट आयुषी फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। जो एग्रोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज इसको शुरू से लेके अंत तक बहुत ही अच्छे से देखना, और इसको अपने तक ही सीमित मत रखना। अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में जितना से ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करना। तो नाउ द फ्लोर विथ आयुषी। आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, फ्रॉम वेयर यू ग्रेजुएटेड एंड फ्रॉम वेयर यू आर। First of all, I would like to say thanks to Dr. Vipin Kumar sir for inviting me in their meeting regarding sharing my experiences and my journey of Agronomy JRF 2023. Hello everyone, this is Ayushi Paliwal this side. I secured All India second rank and 327 marks. I am graduated from College of Agriculture Bhilwara, MPUT Udaipur, Rajasthan. सो आयुषी, जैसे एक एस्पिरेंट्स होता है, वो उसके अंदर बहुत सी क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन जो हमारे साथ फ्रॉम बीएससी एग्रीकल्चर में कब से तैयारी करना चाहिए? सर बेस्ट टाइम जो प्रिपरेशन के लिए मैं गाइड करना चाहूंगी वो है थर्ड ईयर। क्योंकि थर्ड ईयर से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको इनफ टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि सभी जानते हैं कि एग्रोनॉमी का जो सिलेबस है जेआरएफ का वो बहुत बड़ा है, 9 यूनिट्स है। और सबसे पहले तो ये चीज भी है कि यूजी को बहुत अच्छे से अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है और अगर फिर वो लेट भी स्टार्ट करता है तो इट्स वेरी ओके। ओके ओके। तो वो बहुत तरीके से सही है। क्योंकि मैंने जहां तक मुझे मेरा पता है कि मैंने अपनी यूजी जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स के साथ में पढ़ी थी। तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आया और मेरा शुरू से क्लियर माइंडसेट था कि मुझे एग्रोनॉमी से ही तैयारी करनी है और मैं कंफ्यूज भी नहीं हूँ। तो मैं यही गाइड करना चाहूंगी एस्पायरेंट्स को कि वो भी कंफ्यूज ना हो, एक ही सब्जेक्ट को पकड़े और उसी के साथ चले, ताकि किसी भी सब्जेक्ट से जेआरएफ फाइट करना बहुत इजी हो जाए उन लोगों के लिए। यस यस, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत लड़कों को रहता है, और ये भी क्वेश्चन रहता है कि कब तैयारी करें। तो ये मैं भी सजेस्ट यही करता हूँ कि थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम, मतलब थर्ड ईयर एक जो ये समय है वो बेस्ट है। सो थैंक यू। और जैसे क्या है कि आप जैसे आंसर दे चुके हो कि सिलेक्शन सिलेक्शन के पीछे कैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें, इस पे थोड़ा कुछ बात करोगे? जैसे आपके विचार से सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए? जी सर। सर सब्जेक्ट का सिलेक्शन बच्चों की लाइकिंग के हिसाब से होना चाहिए कि स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं, उन्हें कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है पढ़ने में। अगर वो फर्स्ट ईयर से ही माइंडसेट बना ले कि जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में वैसे आए नहीं होते हैं और भी अगर धीरे धीरे वो सेकंड ईयर तक भी देखें तो वो देख सकते हैं। सबसे पहले वो स्टार्ट करे बुक्स को पढ़ना, अगर उन्हें इजी लग रहा है पढ़ना और उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है तो वो उस सब्जेक्ट के साथ जाए। पूरा उसका सिलेबस देख ले जेआरएफ का कि ये टॉपिक्स हैं, क्या वो इन सबको पढ़ पाएंगे। इसका पूरा हमें ब्रॉड माइंडसेट रखकर ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन द लाइकिंग ऑफ अ स्टूडेंट। ओके, जस्ट या ये तो बहुत इंटरेस्ट का होना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई आई डू एग्री। और एक चीज आपने बोला, जैसे कि आपने जो आपके कोर्सेज होते थे बीएससी एग्रीकल्चर के, वो काफी आपको हेल्प किए। तो इस पे थोड़ा फोकस करो और भी बताइए कि कैसे आपने जो कोर्सेज थे कैसे लिंक किया आईसीआर जेआरएफ प्रिपरेशन में, कैसे वो हेल्प किया, क्या स्ट्रेटजी उसके लिए आपकी रही? जी सर, जैसे मेरी यूजी में फर्स्ट ईयर में ही फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट चलता है फर्स्ट ईयर में। तो मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया था और मैंने प्रोफेसर से भी थोड़ा पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा। तो सबने बोला कि तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से है, स्कोप तो हर उस सब्जेक्ट में बढ़ जाएगा अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो। इंटरेस्ट है। और अगर आप उसमें बेस्ट कर पाते हैं तो स्कोप तो बढ़ जाएगा। स्कोप तो है क्योंकि टैलेंटेड बच्चे की कहीं पर भी छूटता नहीं है किसी भी फील्ड में। वो अगर वो टैलेंटेड है तो, अगर वो पढ़ पाता है तो। यस यस। और यूजी में एग्रोनॉमी सब्जेक्ट्स ने मेरी बहुत हेल्प की। हुआ ये कि फर्स्ट ईयर में मैंने फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए। सेकंड थर्ड ईयर में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मैंने एग्रोनॉमी ही चूज किए थे। वीड मैनेजमेंट एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड वाटर मैनेजमेंट ऑल्सो एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट मैंने चूज किया था। तो उसी के
साथ साथ वीड मैनेजमेंट को मैंने ओपी गुप्ता से पढ़ लिया उसी टाइम पर यूजी में, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई आगे। और वाटर मैनेजमेंट को भी साथ में एसआर रेड्डी से मैंने कवर करती गई, और अंगरू की जो नोट्स आते हैं उससे भी मैं साथ साथ में कवर करती गई। और रही बात फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन खरीफ एंड रबी, वो भी सेमेस्टर में आते हैं, तो उसको भी मैं राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड से साथ साथ में कवर करती गई, ताकि कॉन्सेप्ट उसी टाइम क्लियर हो जाए, आप प्रोफेसर से अपने डाउट उसी टाइम पूछ लें, ताकि हर चीज क्लियर होते होते आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएंगे। अगर आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। यस यस, बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया। मैं भी यही सपोर्ट करता हूँ कि जैसे आपने किसी सब्जेक्ट को चूज कर लिया कि अब मुझे इसमें तैयारी करनी है, तो अब उसके जो रेफरेंस बुक हैं, अच्छी बुकें आप जानते हो, उस कोर्स के साथ ही उस पोर्शन को सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म कर दो, तो वो बहुत अच्छी एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी होती है। बहुत ही राइटली आपने इसको बोला। अब हमारा एक क्वेश्चन और रहेगा, जैसे कि सब लड़कों का एक होता है कि एक लिस्ट होती है बुक की। आपकी जो बुक लिस्ट थी इस 320, कितनी मार्क्स थे आपके? 327 मार्क्स। 327। इस 327 मार्क्स को लाने के लिए आपने कौन कौन सी बुकों को प्रिफर किया, ये जरा यहाँ पर एक लिस्ट बता दो। जी सर, सबसे पहले मैंने बेसिक बुक से स्टार्ट किया था, जो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय एसआर रेड्डी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी रेड्डी एंड रेड्डी है, उससे मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद में फॉर फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन मैंने फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन बाय राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड को प्रेफर किया, और जो मेरे यूजी नोट्स थे उनको भी मैं साथ साथ में पढ़ती गई फॉर बेटर बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। एंड वीड मैनेजमेंट के लिए मैंने अंदरों के नोट्स पढ़े थे, और ओपी गुप्ता बुक को भी पढ़ा था मैंने, और कुछ यूट्यूब लेक्चर्स भी देखे थे, ताकि कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। लाइक फॉर हर्बिसाइड मोड ऑफ एक्शन, जैसे हर्बिसाइड का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जीआरएफ के अंदर, हर साल मोड ऑफ एक्शन से हर्बिसाइड के मैकेनिज्म से क्वेश्चन बनते ही बनते, तो उसको मैंने और ज्यादा क्लियर करने के लिए अमित भटनागर सर के लेक्चर्स को प्रेफर किया था। वाटर मैनेजमेंट के लिए मैंने एसआर रेड्डी और रेड्डी एंड रेड्डी और अंजरू नोट से ही पढ़ा था, मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं की थी, ये उससे हो जाता है, ये उसके लिए इनफ है। और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एसआर रेड्डी और रेड्डी एंड रेड्डी से हो जाता है। और स्टेटिस्टिक्स और न्यूमेरिकल की बात करूं तो स्टेटिस्टिक्स मैंने पूरा यूजी से पढ़ा है, कोई बुक मैंने इसके लिए प्रेफर नहीं की, और थोड़े यूट्यूब लेक्चर्स भी मैंने इसके लिए देखे थे। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है बाय डॉक्टर अमित भटनागर सर, मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट इन न्यूमेरिकल्स, मैंने उसे साथ साथ में सॉल्व किया, ताकि क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट ऐसा है कि वो बहुत ही स्कोरिंग रहता है, अगर आप उसे एक बार उसमें सॉल्व कर पाते हैं, अगर आप सीख जाते हैं प्रैक्टिस कर करके, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रह सकता है स्टूडेंट के लिए अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाना। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि यही जो है वो आपकी रैंक को डिसाइड करते हैं। और सर मैंने सॉइल साइंस के लिए सॉइल साइंस थिएटाइज बाय एडेला सत्यनारायण सर की बुक है, उसे मैंने प्रेफर किया था, मैंने कोई और बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि ये बेस्ट बुक है, इसकी बहुत ही इजी लैंग्वेज है, सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाते हैं। और नाउअडेज बाय एग्रोनॉमी फैक्ट्स ऑफ कंपटीशन बाय आर एस मीना भी बुक आ रही है। मैंने अपनी इस पूरी जर्नी में बिल्कुल नोट्स नहीं बनाए, जो यूजी में बनाए थे वो क्लासेस के साथ साथ बनाए, लेकिन एग्रोनॉमी के जेआरएफ प्रिपरेशन के लिए अलग से नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि ऐसा रहता है कि नोट्स का बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है लास्ट में, नोट्स पढ़े या बुक पढ़े, मेरा ये मानना है कि नोट्स अगर पढ़ने गए तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइनर्स ऐसे भी होते हैं जो बुक से छूट जाते हैं, तो बुक्स के जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वहीं पढ़े जाए तो ज्यादा बेटर हो सकता है। और इसीलिए मैंने इसके लिए आर एस मीना बुक को प्रेफर किया था, इसलिए यही सजेस्ट करूंगी कि नोट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें बहुत समराइज्ड वे में नोट्स टाइप लाइनर दे रखे हैं, आप उसे पढ़ें, बहुत ही अच्छी बुक है, 2 से 3 बार उसका रिविजन करें, द बेस्ट बुक। एंड फॉर सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पोर्शन मैंने अपना सब यूजी से ही पढ़ा था, और एसआर रेड्डी एंड रेड्डी से भी पढ़ा था। सर आजकल प्रिसीजन एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसके लिए अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, गूगल से देखें, कुछ साइट्स है तो उससे देखें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी अंडर गोइंग है अंडर द गवर्नमेंट, राइट, कौन से सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं, तो ये सब देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक करंट अफेयर्स को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। और मैं बात करूं प्लांट फिजियोलॉजी पोर्शन, तो प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आए थे, और पिछले सालों के कुछ पेपर्स में भी मैंने एनालिसिस किया है कि प्लांट फिजियोलॉजी के भी बहुत सारे आते हैं, तो प्लांट फिजियोलॉजी मैंने यूट्यूब लेक्चर से और कुछ मेरे बायोलॉजी नोट्स से भी पढ़ा था, क्योंकि मेरा 12th बायो से है, इसलिए
इसलिए मैंने कुछ उससे भी पढ़ा था। और फिजियोलॉजी पोर्शन एलन मॉड्यूल सजेस्ट करूंगी, एलन मॉड्यूल परफेक्ट है, आप उसे पढ़ें। और कुछ सालों से टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चंस काफी बढ़ते जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो बुक में नहीं मिलती, उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया था एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। वो पढ़ना बहुत ही अच्छी बुक है, उसके सारे टर्म्स अगर आप देखें तो यूनिक यूनिक टर्म्स मिलेंगे जो आपने कहीं सुने भी नहीं, और वो पूछे भी जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में, तो वो रिकमेंड करूंगी कि मैं पढ़ने चाहिए। एंड एट लास्ट ऑब्जेक्टिव बुक्स मैंने ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी बाय थावा प्रकाश प्रेफर किया था, और एक एग्रोनॉमिक क्रिएटाइज बाय पीडी चौधरी, जिसमें आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। आपको पीवाईक्यूज जरूर सोल्व करने चाहिए, क्योंकि इससे आइडिया मिलता है कि कैसे क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। That's it, sir. ओके ओके। सो डेफिनेटली जो भी आपने यहाँ पर बुक लिस्ट सजेस्ट किया है और बहुत अच्छी तरह से किया है, और लगभग में पूरी आपकी जो जर्नी रही है और जो मार्क्स आपने 327 सिक्योर किए हैं, तो उसको डेफिनेटली ये अगर लोग अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली इनको भी काफ़ी हेल्प होने वाली है। सो थैंक यू। अब बात करते हैं कि जैसे एक ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या थी, मतलब कितना टाइम देते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बच्चों से पूछा जाता है कि सर इन्होंने इतना लाया तो इनके स्टडी आवर्स क्या थे, इस पे क्या फोकस करोगे? सर देखिए, डिपेंड करता है, अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप रोज पढ़ें, अगर 2-3 घंटे या 3 से 4 घंटे भी रोज पढ़ते तो इनफ है। लेकिन अगर कोई बच्चा फोर्थ ईयर में स्टार्ट करता है तो उसको आवर्स बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने थर्ड ईयर से स्टार्ट किया था, तो मैं कंसिस्टेंसी के साथ चलती रही। 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे, क्योंकि यूजी को भी टाइम देना पड़ता था, इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता था कि 1 से 2 घंटे ही पढ़ाई हो पाती थी थर्ड ईयर में। फिर फोर्थ ईयर में धीरे धीरे टाइम बढ़ना स्टार्ट हुआ। होता ये है कि बच्चों का हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती। कंसिस्टेंसी ऐसे मेंटेन होगी कि अगर आप शुरू से कम आर्ट से स्टार्ट करें और धीरे 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 आर्ट बढ़ाते जाए, तो वो अपने आप कंसिस्टेंसी बेटर होती जाएगी। वो तो हमारे हाथ में है कि हम कितना पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने दिन के 3 से 4 घंटे इस तरीके से दिए थे, और साथ साथ में मैं जैसे जो पढ़ती थी वो नेक्स्ट डे रिवाइज भी कर लेती थी। मतलब जैसे मैंने अगर 15 पेजेस कल पढ़े हैं, तो आज वो जो पुराने 15 पेजेस है वो एक बार नजर में ले लेती थी और नए 15 पेजेस स्टार्ट करती थी। ऐसे मैंने बुक को पढ़ा था। डेफिनेटली ये चीज़ें भी लोग अडॉप्ट करेंगे, लेकिन ये भी है कि अपनी अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी है, किसी को कुछ अपना खुद का स्ट्रेटजी भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी की स्ट्रेटजी हर आदमी पे फिट हो। तो अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हो, और जैसे उन्होंने बोला बहुत ही राइटली, अगर आप बहुत अर्ली स्टार्ट करोगे तो आपको टाइम कम देना पड़ेगा, अगर लेट स्टार्ट करोगे तो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा कवर करने के लिए। तो ये है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे एग्जाम एग्जाम आवर जो लास्ट ईयर कह लें, फोर्थ ईयर की पहले बात कर लें। फोर्थ ईयर में जब आप आ गए, जब लास्ट मोमेंट 3 to 4 मंथ ओनली एग्जाम के थे, तो उस टाइम पे कैसा आपका पढ़ाई का स्ट्रेटजी था? उस टाइम पे कैसे पढ़ते थे, कितने आवर्स पढ़ते थे? क्योंकि लास्ट मोमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, इस पे जरा कुछ बताइए। लास्ट टाइम पर ऐसा होता है कि बुक्स हमने मतलब ऐसा होता है कि अप्रोक्सीमेटली बुक्स हमने पढ़ ली होती है, अब हम रिवीजन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो अब रिवीजन के आज आपको जैसे दिन में ऐसा होता है कि एक ही बुक अगर रिवाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। तो मैंने ऐसा किया था कि पूरे डे में, लास्ट के 3-4 महीने जब बच रहे थे तो पूरे डे में मैंने डिफरेंट बुक्स को डिवाइड कर दिया, लाइक 2 आवर्स फॉर SR रेड्डी, 1 आवर फॉर रेड्डी एंड रेड्डी, आर एस मीना के लिए 1 आवर, एंड सोयल साइंस क्रिएटाइज के लिए 1 आवर। और जो लास्ट में जो नाइट का टाइम बचता था उसमें मैं मॉक टेस्ट दिया करती थी, ताकि जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ में एनालिसिस भी होता रहे उसका। क्योंकि जब आप एक बार बुक्स को पढ़ लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाता है, वापस आप रिवाइज करने बैठ रहे होते हैं, एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप कितने पानी में आपने जो पढ़ा है वो आपको मतलब रिमेन भी रह रहा है कि नहीं रह रहा है माइंड में। इसको एनालिसिस करने के लिए मॉक टेस्ट तो जरूर सॉल्व करने चाहिए। तो लास्ट के टाइम में यही है कि रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, कंसिस्टेंट रहो रिवीजन पे, और अगर आपकी बुक्स रीडिंग रह भी रही है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बुक्स रीडिंग भी करें, साथ साथ में रिवीजन भी करें, हो जाता है 3 से 4 महीने में रिवीजन। लास्ट में मैंने इस तरीके से किया था। ओके। तो ये रहा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम कैसे हैंडल करें, उसके बारे में आपका क्या राय है? तो इस 2 घंटे को हैंडल करने के लिए इफिशिएंटली क्या सजेशंस होगा? क्या आपने मिस्टेक किए, या क्या पॉजिटिविटी होनी चाहिए? मतलब जो भी आपका एक व्यू है उसको बोलो। सर इस बार एक्चुअली मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया।
एग्जाम के 1-2 दिन पहले ही उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं उसे जरूर पढ़ना। होता ये है कि हम हड़बड़ी में घबराहट के कारण इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते। तो एनटीए ने इस बार पूरा उसका जो स्क्रीन का जो मॉडल था वो पूरा चेंज कर दिया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस कहाँ पर होते हैं, किस तरीके से टाइमर कहाँ लगा हुआ होता है, सब कुछ पिछले साल के अंतर्गत इसमें चेंज था। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो बिल्कुल कामली जाए, बिल्कुल, क्योंकि आपने सारी प्रिपरेशन तो कर ली है, अब कुछ होने नहीं वाला है अगर आप ज्यादा हाइपर भी होंगे तो। क्योंकि इनफ प्रिपरेशन आप कर चुके हैं, अपने आप पर विश्वास रखें। उन 2 घंटे में आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि वो 2 घंटे ही ऐसा टाइम है जो डिसाइड करेंगे कि आपकी रैंक, आपका एग्जाम रिजल्ट कैसा होने वाला है। आपने पूरे साल कितनी ही मेहनत की है, लेकिन अगर उन 2 घंटे में आप पैनिक कर गए तो बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन हो सकती है। तो बिल्कुल कामली जाना है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, अपने आप पर विश्वास करके जाना है। तो मैं ऐसे ही गई थी, बिल्कुल शांति से। पूरा मुझे विश्वास था कि बस मैंने इतना पढ़ा है, इससे आगे और कुछ नहीं, बस मैं इतना दे सकती थी, मैंने अपना 100% दिया। अपने आप पर विश्वास रखो तो बहुत अच्छे से पेपर के आप क्वेश्चंस भी, हाइपर होते हुए क्वेश्चंस क्या है कि बच्चे बहुत गलत पढ़ लेते, कभी कभी नोट भी नहीं दिखता है क्वेश्चंस में, कभी कभी न्यूमेरिकल के जो नंबर्स होते हैं वो भी सही से नहीं देख पाते, कभी ऑप्शन सही से नहीं देख पाते। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हो उस सिचुएशन में। तो यही है कि मैं इस बार बिल्कुल काम रख कर गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की है और ये 2 घंटे डिसाइड करेंगे कि आगे रिजल्ट क्या होने वाला है। तो इसी बीच फिर जब पेपर स्टार्ट हुआ तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है, नोट का भी ध्यान रखना है वो क्या पूछ रहा है, क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके। तो कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर करना ही है, बिल्कुल बेसिक्स वगैरह सब कुछ क्लियर करना है, क्योंकि वही है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। अगर आप बुक्स पढ़ भी रहे हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्ड पे ज्यादा ध्यान दें। तो यही है कि क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ें, सारे ऑप्शंस को एनालिसिस करें कि इसका ये ऑप्शन हो सकता है, उसके हिसाब से आप अपने आंसर को लगाएं और बिल्कुल भी हाइपर ना हो। तो कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया था 120 आउट ऑफ 120? सर मैंने 107 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। क्योंकि ये भी चीजें होती हैं, पूछते हैं लड़के कि सर कितना कितना इन्होंने अटेम्प्ट किया, उसी हिसाब से, क्योंकि उनको भी एनालाइज करना हो। तो देख सकते हो आपकी 107 क्वेश्चन करने के बाद इन्होंने जो 327 जो मार्क्स है, तो काफी इफिशियंसी है। और इस इफिशियंसी के अगर आप करीब रहोगे तो आप भी इस तरह की रैंक को आप हासिल कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन और पूछूंगा, जो हमारा ये चैनल है, जो हमारा एक ये मोटिव है, ये कितना आपको हेल्प किया? हाउ मच यू गॉट बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल एंड व्हाट यू वांट टू सजेस्ट फॉर द व्यूअर? यस सर, इस चैनल से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। मैं अपने सेकंड ईयर से ही टॉपर्स के इंटरव्यूज बहुत देखा करती थी, तो बस आप ही के चैनल पे बहुत सारे इंटरव्यू अपलोडेड थे, तो उससे मुझे काफी गाइडेंस मिला। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट का मैंने, रैंकर का मैंने वीडियो देखा था, उससे भी काफी गाइडेंस मिला। और भी बाकी मैंने वीडियोस देखे थे, तो वो सबकी स्ट्रेटेजी को मिलाकर अक्यूमुलेट करके मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि किस किस तरीके से, किस किस ने कौन कौन सी बुक ली है और मुझे किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो सबका मिलाकर मिश्रण करके मैंने अपने लिए जो सुटेबल था वो बनाया, और मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। जो जनरल एग्रीकल्चर के लेक्चर्स अपलोडेड थे, कुछ एग्रोनॉमी के लेक्चर्स अपलोडेड थे, तो मैंने वो भी देखे, तो उससे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, क्योंकि मैं सेकंड ईयर से देखा करती थी, क्योंकि एग्रोनॉमी में इंटरेस्ट तो फर्स्ट ईयर से जग गया था। ओके। और मैं यही रिकमेंड करूंगी व्यूअर्स को कि डॉक्टर विपिन कुमार सर के लेक्चर जरूर देखें, बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और टॉपर्स के इंटरव्यू देखना बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि एक टॉपर जो है वो किस तरीके से पढ़ता है, और आप अपनी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। यही मैं भी बोलता हूँ कि जैसे कभी भी बहुत से लड़के जब पूछते हैं कि सर मुझे प्रिपेयर करना, मैं कहता हूँ यही कि जो प्ले लिस्ट है उसमें सभी टॉपरों को एक एक पेज पे अपना नोट डाउन करो कि ए टॉपर ने क्या बोला, बी टॉपर ने क्या बोला, सी टॉपर ने क्या बोला। ध्यान से सुनो इसको, एक एक दिन की स्ट्रेटजी बनाओ और देखो कौन कौन से पॉइंट्स को वो बहुत कॉमनली बोल रहे हैं, कौन कौन सी पॉइंट हर साल डिफरेंट हो रहा है। तो अब उसके अकॉर्डिंग जब एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कोर एरिया है, कौन सा डायनेमिक एरिया है, और कहाँ पर किसकी स्ट्रेटजी कैसी है, अब हमारी की स्ट्रेटजी कैसी हो। और आपने जो बोला कि मैंने ऐसे किया, तो आप जो हम हमारा व्यू है उसी के साथ अलाइन करते हो, तो डेफिनेटली आप लोग भी अगर ऐसा करते हो तो हमें नहीं लगता कहीं और आपको भटकने की, इधर उधर जाने की जरूरत है। आप इंडिया के किसी कोने में बैठकर तैयारी कर सकते हो।
और इतनी ही मटेरियल जो होती हैं और इतना ही गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है आईसीआर जेआरएफ के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इससे ज्यादा भी डिपेंडेंट आप होने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब आप लेजी हो। इससे अधिक मतलब ज्ञान की, गाइडेंस की और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। तो इस पे विश्वास करो। अब एनीथिंग, अब और भी कुछ आप स्पेशल कहना चाहते हो अपने व्यूअर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कुछ अगर छूट गया हो तो आयुषी पालीवाल। जी सर। सर एक ये भी है कि नेगेटिव मार्किंग का भी काफी ध्यान रखें कि अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसका रिस्क नहीं ले, उसका रिस्क बिल्कुल लेना ही नहीं है, छोड़ दें उसको। बिल्कुल अगर वो आपके माइंड में नहीं है या आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा है, और थोड़ा रिस्क लेना एसेंशियल होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी रिस्क नहीं लेंगे तो वो जो जितने भी क्वेश्चन है मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि अगर मेरे को जो जो आता है वही मैंने किया होगा तो शायद इतने मार्क्स नहीं आ रहे होते। थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दें इस रिस्क से। और मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलूंगी कि एग्रोनॉमी का बड़ा सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चले। एक एक सब्जेक्ट को पकड़े, एक एक बुक को पकड़े। बुक्स बहुत सारी आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। मैंने अभी एक नई बुक इनसाइट ऑफ एग्रोनॉमी भी सुना है। हालांकि वो एक अच्छी बुक है, लेकिन मेरे पास 6 से 7 बुक्स इंपॉर्टेंट बुक्स थी। मैंने भी ये सोचा था कि मैं भी पढ़ लूं। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत सारी बुक्स पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, लेकिन होता ये है कि लास्ट में आते आते आप इतना कंफ्यूज हो जाते हैं मैटर के बीच में कि आपको क्या कुछ याद ही नहीं रहता। मतलब जो आपने एक पॉइंट ऐसा रेडी में पढ़ा है और आपने बहुत सारे बुक्स में भी पढ़ा है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे उस कॉन्सेप्ट को लेकर। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगी कि बहुत सारी बुक्स के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रिमेंबर द क्वालिटीज मोर मैटर देन क्वांटिटी। तो मैं यही कहूंगी कि कम बुक्स पढ़े, लेकिन अच्छी तरीके से पढ़े और रिवाइज अच्छे से करें, स्टेप बाय स्टेप चले और बिना पैनिक हुए, क्योंकि सब हो जाता है अगर आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं और आप रोज पढ़ते हैं तो सब इजीली हो जाएगा। इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप लेट भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो भी अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, जनरल एग्रीकल्चर आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप कर लेंगे श्योरली। ओके, आपने आपने यहाँ पर एक जनरल एग्रीकल्चर की बात की, तो किस प्रोपोर्शन में जनरल एग्रीकल्चर इस बार आया था, मतलब कितने क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 120 क्वेश्चन? क्योंकि ये भी लड़के लोग पूछते हैं सर कि सर। सर आउट ऑफ 120 मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन मैंने 10 से 11 क्वेश्चन इकोसिस्टम इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार। टर्मिनोलॉजी जो रहती है इकोसिस्टम की, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हुए थे बच्चे, लाइक इकोटोन, इकोसिस्टम, हॉटस्पॉट, इस तरीके से कुछ टर्म्स आए थे। यस, तो ये बेसिक जनरल है एग्रीकल्चर ये। में जो हम इकोलॉजी के लिए बेसिक है, बेसिक बेसिक टर्म्स हैं, आनी चाहिए। और ये चीजें आपको इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी जो टर्मिनोलॉजी है ना, उसमें बड़ी इजीली आपको मिल जाएगा ये टर्म्स जो भी आपने यहाँ पर दिए। जी तो सर। ओके, तो क्योंकि पूछते हैं लड़के कि सर जनरल एग्रीकल्चर क्या पोर्शन होता है, तो आप देख सकते हो। अब मेरा भी मानना है 10-15 के इर्द गिर्द ही होता है। एंड बीइंग एन एग्रोनॉमिस्ट एक एडवांटेज होता है कि आप बहुत सी और सब्जेक्टों को भी थोड़ा बहुत जान जाते हो, तो आपको नहीं लगेगा कि ये जनरल एग्रीकल्चर है। ओके, तो डेफिनेटली आपको जानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चन इसी के बीच में ये वैरी करता है। तो ओके, आयुषी पालीवाल, आपके वैल्यूबल इंफॉर्मेशन के लिए धन्यवाद। आपने जो इस प्लेटफॉर्म पे कंट्रीब्यूट किया, डेफिनेटली ये वीडियो एक तरह से ऐड ऑन करेगा हमारे चैनल पर। और जो व्यूअर्स कमिंग आने वाले हैं, हम उनको सजेस्ट करेंगे कि आप इनका तो देखें देखें, लेकिन साथ में और भी जो टॉपर्स के प्लेलिस्ट हैं, जो टॉपर्स के, आप उनको भी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें और पेशेंस के साथ देखें। ओके, जिससे क्या होगा कि आपको एक एनालिसिस करने को मिल जाएगा कि कौन से टॉपर ने क्या कहा, किस साल कौन सी स्ट्रेटजी किसकी रही, कौन सा डोमिनेट किया, क्या किया। तो ये इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है कि हमें यहाँ जाएंगे तो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के बहुत से ऐसे वैसे जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं जो इसी तरह के होते हैं, जो कि कंफ्यूज करेंगे आपको। तो आप विश्वास करो और तैयारी अच्छे से करो। सर और एक चीज तो और मैं कहना चाहूंगी। सर इसमें बच्चों का बहुत ज्यादा ये वाला क्वेश्चन भी होता है कि कोचिंग ले या सेल्फ ही पढ़े। अच्छा अच्छा ये अच्छा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझसे जूनियर पूछते हैं, तो मैं यहाँ बताना ये चाहूंगी कि अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, जी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो कोचिंग की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे कोचिंग कर लेते हैं, एक वो रहता है ना कि किसी पे डिपेंडेंट होना। मैं ज्यादा कोचिंग तो बोलूंगी नहीं, लेकिन मैंने सेल्फ की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 3rd ईयर से। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी, अगर आप
सेल्फ पढ़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। और अगर आप कोचिंग भी लेना चाहते हैं तो कोचिंग का एक ये बेनिफिट जरूर रहता है कि आप किसी के गाइडेंस के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कोचिंग भी ले सकते हैं अगर आपके पास कम टाइम है और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, कैसे करें, तो आप कोचिंग पर जा सकते हैं। और अगर आप थर्ड ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेल्फ जेआरएफ की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। मैंने भी इस पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन बहुत कॉमन था, तो मैंने एक वीडियो बनाया कि कोचिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर आईसीआर, जेआरएफ एंड एसआरएफ के लिए। ये तो आप जैसे क्या है कि अब दूसरे पे डिपेंडेंट करना चाहते हो तब तो जाना पड़ेगा किसी के द्वार पे। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितने कंटेंट हमने गाइडेंस के डाले हैं, अगर आप सच में एनालाइज करके और ऑनेस्टली जितना टाइम देना चाहिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब देते हो, तो मैं लिख के देता हूँ। मैंने कई सालों से देखा है टॉपर्स जो हमारे चैनल पर आए हैं, लड़के बोलते हैं कि दे टोटली सोलली डिपेंड ऑन द कंटेंट व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड सर, एंड वी डिड ऑनेस्टली हार्ड वर्क एंड राइट नाउ वी आर हियर। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अननेसेसरी आप इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप खुद तैयारी कर सकते हो, ज्यादा कोचिंग पे डिपेंडेंट मत हो। ये मेरा सजेशंस है। ओके, सो थैंक यू आयुषी पालीवाल फॉर गिविंग योर वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू दोस्तों, सर। इस वीडियो को अपने तक मत रखना, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। डेफिनेटली ये वीडियो काफी मोटिवेशनल होगा और उनको इंस्पायर करेगा, लोग तैयारी करेंगे। और इसी तरह के और भी अगर कोई मेरे इस चैनल से जो रिलेटेड टॉपर्स जो आए हैं और अपनी इस तरह की स्ट्रेटजी को शेयर करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम एंड दे कैन सेंड मी देयर मेल ऑन माई email agrobipin@gmail.com, सो दैट कि उनकी जो जर्नी है, जो उनका इंफॉर्मेशन है, उनके अपकमिंग जो फ्यूचर है एस्पिरेंट्स है, उनको काम आ सके। ये मुहिम मैंने बहुत पहले योर टीचर इज विथ यू चलाया था, जो कि एक गैप था नॉलेज का, उसको फिलअप करने के लिए। एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट many years generations they are getting the benefit and they are contacting me। तो ये मेरे लिए बहुत हैप्पीनेस का मोमेंट होता है। सो थैंक यू आयुषी पालीवाल। Yes, sir. Yes, sir. Really, your efforts are commendable, and I will surely recommend your all your uploaded videos to every student कि देखना ही चाहिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा, बेसिक्स क्लियर होंगे और सर बहुत ज्यादा अच्छी मदद कर रहे हैं बच्चों की। मैं सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ सर आपकी, क्योंकि थैंक यू। मैंने हर वीडियो देखा और बहुत अच्छे से गाइडेंस मिला। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।